जिस जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि ये जनरेशन कुछ नहीं कर पाएगी, इसी जेन जी जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। इस प्रोटेस्ट ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। प्रधानमंत्री का घर और पार्लियामेंट दोनों आग की लपटों से घिर चुका है। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर जूतों से पीटा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सब गुस्से के पीछे आखिर क्या कारण है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से जेन जी जनरेशन का ये भयानक रूप ले चुका प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। यह बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज एक हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने किया था, जो सिर्फ सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट यानी मायाती घर से पार्लियामेंट तक जाना चाहते थे। लेकिन सरकार इन प्रोटेस्टर को रोकने के लिए पुलिस की सहायता लेती है और प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच एक भारी क्लैश देखने को मिलता है। इसमें से कुछ प्रोटेस्टर तो पार्लियामेंट के अंदर तक घुस जाते हैं। इन सब हालात को देखते हुए फिर जो पुलिस एक्शन लेती है, उससे पूरे देश में एक गुस्से की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि पुलिस प्रोटेस्टर के ऊपर ओपन फायर शुरू कर देती है, सीधे रियल बुलेट से, कोई रबल बुलेट नहीं, जिसमें कम से कम 19 प्रोटेस्टर मारे जाते हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। पुलिस के इस एक्शन की वजह से प्रोटेस्टर की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। प्रोटेस्ट पर सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रोटेस्ट अब काठमांडू के अलावा पोखरा, भुटबल, भरतपुर और दमन जैसे शहरों में शुरू हो चुका था। इस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स और बैन लगाना नहीं था, बल्कि इससे बड़े कई ज्यादा कारण हैं, जैसे सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म, करप्शन, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की मिस गवर्नेंस। इन सब की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पर आते हैं। नवंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन सोशल मीडिया कंपनी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था, लेकिन 5 कंपनी को छोड़कर बाकी किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इन 5 में एक बड़ी कंपनी का नाम शामिल है, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सरकार इसी साल 28 अगस्त 2025 को कहती है कि 3 सितंबर तक सोशल मीडिया कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश से बैन हो गए। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. अब इस वीडियो के दूसरे पॉइंट नेपोटिज्म, करप्शन और बेरोजगारी की बात करते हैं। सोशल मीडिया में नेपाल की सरकार के बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे, जो करप्शन और नेपोटिज्म का खुलासा कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। इन वीडियो में एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया जा रहा था, आम नेपाली लोगों के डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों और पॉलिटिशियन के बच्चों की लाइफस्टाइल का। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के आम जनता के बच्चे रसिया और यूक्रेन के वॉर में लड़ने जा रहे थे। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो रसिया में बोनस और सैलरी मिलाकर मंथ एंड तक $4000 तक कमा लेते थे, एक महीने में लगभग 5 लाख नेपाली रुपए के बराबर। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। प्रोटेस्ट में एक पोस्टर पर लिखा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेशों से लुई वुइटन और गुच्ची जैसे ब्रांड लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में। सोचिए किस हद तक करप्शन और बेरोजगारी रही होगी नेपाल में। लेकिन पुलिस के गोलीकांड के बाद जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे, वो सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और नेपाल में सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल के पार्लियामेंट में आग लगा दी और नेताओं ने जो करप्शन के पैसों से बड़े बड़े घर और होटल्स
बनाए थे उनको भी तबाह कर दिया। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर की तो सड़कों पर जूतों से पिटाई की गई। केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना की मदद से बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड संभाल चुकी है। अभी के तौर पर अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। ये भारत की BHU यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी और नेपाल में चीफ जस्टिस रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है। हालात ठीक होने पर बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको हमारा भानगढ़ वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।